नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार आपका स्वागत करता हूं तेज सेल्स के प्लेटफॉर्म पर। आशा है आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आप इन वीडियोस का अच्छे से फायदा उठा रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि पिछले वीडियो में हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को और भारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो है, भारतीय संविधान की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इसके बारे में चर्चा की थी। अब हम बात करना चाहेंगे आज वाले वीडियो में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की, और इससे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं आरबीएससी के, सॉरी आरपीएससी और आरएसएसएमबी, जितने भी एग्जाम होते हैं राजस्थान में, उनसे जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी चर्चा करेंगे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को अच्छे से पढ़ेंगे। तो आपको पता है कि 1935 जब एक्ट आया है तो उससे पहले हिस्ट्री में कुछ ना कुछ ऐसा घटित हुआ होगा जिसकी वजह से ये एक्ट आया है। तो एक तो बात हमने पिछली वाली वीडियो में भी पढ़ी थी कि 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ही ये प्रावधान था कि 10 वर्ष बाद में इसकी समीक्षा की जानी है, जिसकी समीक्षा के तहत साइमन कमीशन 1927 में आया था, जिसके बारे में हम हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं कि किस प्रकार से वो जो है सातों सदस्यीय श्वेत व्यक्ति थे, यानी कि अंग्रेज थे, और किस प्रकार से स्वराज की बात उठी थी कि हम जो है भारतीय खुद जो है हमारा संविधान खुद बनाएंगे। तो इसीलिए जो बिरकन हेड उस समय के जो भारत सचिव थे, उन्होंने हमारे कांग्रेस जो पार्टी थी उसको चुनौती दी कि आप, अगर आप में इतनी हिम्मत है तो आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना के बताओ जो सभी पार्टियों को स्वीकृत हो। तो मोतीलाल नेहरू ने जो है की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई और उन्होंने जो है नेहरू प्रस्ताव नाम से, जो है नेहरू रिपोर्ट नाम से, जो है अपनी एक रिपोर्ट भी जारी की थी। इसी पृष्ठभूमि में साइमन कमीशन हो गया, आपके ये हो गया। और क्योंकि असहयोग आंदोलन जब चल रहा था तब भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर दबाव था, हालांकि चोरा चोरी के बाद में वो रोक दिया गया था, परंतु उसके बाद में भी तमाम सारे फैक्टर काम कर रहे थे। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जब छेड़ा गया तो इरविन के ऊपर ये दबाव था कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को जो है वो जो डिस्कशन वाली मेज है उस तक लाया जाए। इसी के संदर्भ में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज सम्मेलन जो है उनका आयोजन भी 1930-31 में जो है आपके 30, 31, 32 में आपके ब्रिटेन में करवाया गया। अब उसके तहत द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हुए सम्मिलित भी हुए थे। हालांकि तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कोई भी कांग्रेस का सदस्य सम्मिलित नहीं हुआ था। तो कुल मिलाकर ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो निष्कर्ष निकला था वो आपके जो नेहरू रिपोर्ट थी वो, आपके जो है साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी वो, और इस प्रकार से ही जैसे जिन्ना ने भी 14 सूत्री मांग सौंपी थी तो उसका भी थोड़ा सा कुछ चीज़ें शामिल की गई, और इन तमाम सारी चीज़ों का ही निष्कर्ष हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त एक श्वेत पत्र भी जारी किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 1933 में, तो उसके बारे में भी कुछ चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो कुल मिलाकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अगर हम चीज़ें देखना चाहें तो कई सारी चीज़ें हमें नज़र आती है। जैसे कि एक तो जो है आपके साइमन कमीशन जो बना था 1927, जिसका ही प्रावधान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ही कर दिया गया था, तो उसने जो रिपोर्ट सौंपी है वो। इसके अतिरिक्त आपके नेहरू रिपोर्ट, जो कि बिरकन हेड की चुनौती के बाद में मोतीलाल नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे, उन्होंने, उनके नेतृत्व में एक कमेटी गठित की गई थी। तो नेहरू रिपोर्ट की जो निष्कर्ष था वो भी इसमें शामिल होता है। तीनों जो गोलमेज सम्मेलन है, ठीक है, तीनों जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, उनका भी यहाँ पर जो है डिस्कशन देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त आपको ये भी पता लगेगा कि किस प्रकार से जो श्वेत पत्र जारी किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, उसका भी यहाँ पर कुछ ना कुछ निष्कर्ष जो है यहाँ पर इस पर इफेक्ट पड़ता हुआ दिखाई देता है। तो कुल मिला के उस समय पृष्ठभूमि इस प्रकार से क्रिएट हो चुकी थी कि भारत जो है वो स्वराज की मांग कर रहा है, डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रहा है। और वो क्या यहाँ पर स्वीकृत की गई क्या? क्योंकि जब हम साइमन कमीशन की बात करें तो साइमन कमीशन ने खुद कहा था कि हम जो है आपको क्या देंगे, आपको डोमिनियन स्टेटस आपको दे देंगे। परंतु जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया है तो क्या इस डोमिनियन स्टेटस वाली बात को माना गया या नहीं माना गया, किस प्रकार से भारत में व्यवस्था होगी, उस तमाम सारी चीज़ों की हम बात करेंगे। तो सबसे पहली बात, अगर हम अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की देखें तो इसमें सबसे पहली बात यह कही गई कि भारत जो है उसका एक ऑल इंडिया फेडरेशन जो है, ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन किया जाएगा, यानी कि भारतीय जो संघ है उसका निर्माण किया जाएगा। और उसका निर्माण करने से पहले, जैसे कि आपको पता है कि ये सपोज कि ये भारत है, ठीक है। अब भारत में कई सारा जो एरिया था वो ब्रिटिशर्स के सीधे कंट्रोल में था, ठीक है। जैसे कि ये आपके जो है संयुक्त प्रांत और बंगाल वाला एरिया है, ठीक है। इसी प्रकार से ये जैसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी हुई आपकी, है ना। और इसी प्रकार से आप देखो कि ये यहाँ पर मद्रास प्रेसिडेंसी हो गई, ठीक है। तो कई सारी जो प्रेसिडेंसियां है, यानी कि ब्रिटिश प्रांत, इसको हम कहते हैं ब्रिटिश भारत। ये जो जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है वो है ब्रिटिश भारत। इसके अतिरिक्त कई सारे जो है वो जो एरिया ऐसे भी थे जिनके ऊपर जो है आपको
देसी रियासतें देखने को मिलती है। जैसे कि आपको यहाँ पर राजपूताना देखने को मिलता है, यहाँ पर जो है आपको ग्वालियर जो है वो देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको जो है हैदराबाद देखने को मिलता है, यहाँ पर मैसूर देखने को मिलता है। तो कई सारे जो है आपके क्या थे, ये तमाम सारी जो जगह थी, जैसे ये जो है मैसूर हुआ, ये आपके हैदराबाद हुआ, ग्वालियर हुआ, राजपूताना हुआ, ऐसे कई सारे जो है देसी रियासतें भी मौजूद थी। तो भारत में अगर देखा जाए तो मूल रूप से, और कुछ ऐसे भी एरिया थे जैसे अजमेर जैसे एरिया जो थे, ठीक है, तो वो अजमेर हुआ, आपके दिल्ली हुआ, ठीक है, तो ये इस प्रकार के ये जो एरिया है वो सीधे ब्रिटिश, जिस प्रकार से आजकल केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उस प्रकार से ये एरिया भी थे। तो उस समय ऑल इंडिया फेडरेशन में जो शामिल किया गया वो इन तीनों ही चीजों को शामिल किया गया कि ऑल इंडिया फेडरेशन में एक तो होगा आपके जो ब्रिटिश भारत है वो, ठीक है, इसके अतिरिक्त क्या होगा, तो इसके अतिरिक्त आपके जो भी देसी रियासतें हैं वो भी शामिल होगी, और जो केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, तो वो भी आपके शामिल होंगे। तो यहाँ पर ब्रिटिश भारत के तमाम सारे जितने भी एरिया है वो शामिल होंगे, ब्रिटिश भारत, देसी रियासतें शामिल होंगी, और केंद्र शासित प्रदेश यानी कि जो उस समय की रेजिडेंट जो हुआ करती थी तो वो भी शामिल होंगे, ठीक है। तो देसी रियासतों के अतिरिक्त ये तमाम सारी चीजें यहाँ पर शामिल की गई थी, यहाँ पर ऑल इंडिया फेडरेशन यानी कि भारत संघ के तहत। तो ये क्या अस्तित्व में आया, क्या ये अस्तित्व में इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पर देसी रियासतों पर कोई बाध्यता नहीं थोपी गई थी, वो उनकी इच्छा के मालिक थे कि वो चाहे तो इसके सदस्य बने या चाहे तो ना बने। तो इसलिए ये जो है कभी अस्तित्व में आई नहीं, क्योंकि देसी रियासतें कभी भी इसमें एग्री नहीं हुई। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में और कौन कौन सी बातें नई देखने को मिलती है, कि जैसा कि हमने देखा था कि 1919 के अंदर जो है वो प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। तो यहाँ पर ये कुछ वादा किया गया कि चलो ठीक है कि आपने प्रांतों में द्वैध शासन उस समय लागू किया था, अब हम प्रांतों को थोड़ी सी स्वायत्तता दे देते हैं। तो प्रांतों में स्वायत्त शासन की सबसे पहले शुरुआत जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। प्रांतों में स्वायत्त शासन से आपका क्या तात्पर्य है, तो स्वायत्त शासन से आपका मतलब ये है कि जो प्रांतों को कुछ विषय सौंपे गए हैं वो गवर्नर और उनकी जो मंत्री परिषद होगी उसके द्वारा तमाम सारे निर्णय जो है वो लिए जाएंगे, और ये जो है वो गवर्नर जनरल के उतने ज्यादा नियंत्रण में नहीं रहेंगे, और ये सीधे के सीधे सम्राट के तहत काम करेंगे, ऐसा इसमें कहा गया था। हालांकि वर्किंग में कुछ और था कि गवर्नर जनरल का कैसे यहाँ पर भी नियंत्रण था। जिस प्रकार से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में केंद्र प्रांतों में द्विवेदी शासन जारी किया गया था, उसी प्रकार से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि केंद्र में जो है वो द्विवेदी शासन देखने को मिलता है। केंद्र में द्विवेदी शासन किस प्रकार से देखने को मिलता है, तो वो द्विवेदी शासन ऐसा देखने को मिलता है कि केंद्र में जो है वो विषयों को दो भागों में बांटा गया, लियोनिस कार्टिस ने जैसा बताया था, तो वही आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में बांटा गया, आरक्षित व हस्तांतरित विषयों में बांटा गया। और इन आरक्षित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको होगा, तो आपके गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद को अधिकार होगा, जो कि उत्तरदायी नहीं होगी विधानमंडल के प्रति। जबकि हस्तांतरित विषयों में कानून बनाने का अधिकार किसको होगा, गवर्नर जनरल प्लस मंत्रियों को होगा, जो कि किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, जो कि विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होंगे। जबकि यहाँ पर कोई उत्तरदायी तो नहीं होगा, और ये आरक्षित विषयों पर किसके प्रति उत्तरदायी होगा, भारत सचिव के द्वारा जो है वहां पर उत्तरदायी होगा। हालांकि भारत सचिव का यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया है, तो गवर्नर जनरल ही इसमें सर्वे सर्वा रहेगा। अब यहाँ पर हमें ये चीज एक और देखने को मिलती है कि क्योंकि केंद्र में द्वैध शासन की बात की जा रही है, तो यहाँ पर जो है हमको सबसे पहले तीन जो अनुसूचियां है उसका भी प्रावधान देखने को मिलता है। जिस प्रकार से भारतीय संविधान में तीनों अनुसूचियों का प्रावधान देखने को मिलता है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी हमें जो है वो तीनों अनुसूचियों यानी कि जो आपकी केंद्रीय सूची है वो, यानी कि संघीय परिसंघीय सूची जो है वो, जो आपकी प्रांतीय सूची है वो, जिस पर कि प्रांतीय विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार होगा, ठीक है, और जो आपकी समवर्ती सूची है। और ये समवर्ती सूची कौन सी होती है, तो समवर्ती सूची वो होती है जिस पर कि कानून बनाने का अधिकार केंद्रीय विधानमंडल को भी होगा और प्रांतीय विधानमंडल को भी होगा, परंतु टकराव होने की स्थिति में केंद्रीय विधानमंडल की बात स्वीकृत की जाएगी। हालांकि यहाँ पर एक और बात यह भी उल्लेखित थी कि कहीं कहीं पर जो है, हालांकि मैक्सिमम मामलों में तो केंद्रीय विधानमंडल इज ग्रेटर देन प्रांतीय विधानमंडल, परंतु कहीं कहीं पर जहां पर प्रांतीय विधानमंडल को गवर्नर जनरल ये अनुमति दे दे कि ठीक है आपकी विधि अच्छी है, आपकी विधि अभिभावी होगी, तो गवर्नर जनरल की अनुमति पाने के बाद में प्रांतीय विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानून जो है वो केंद्रीय विधानमंडल पर भी अभिभावी होंगे। अब यहाँ पर देखने को ये मिलता है कि ये जो केंद्रीय
परिसंघीय जो विषय है उस पर कानून बनाने का अधिकार होगा आपके केंद्रीय विधानमंडल को, प्रांतीय सूची पर कानून बनाने का अधिकार होगा आपके प्रांतों को। तो किस कुल मिलाकर ये जो है भारतीय संविधान में किस प्रकार से तीनों अनुसूचियों का जो वर्णन किया गया है उसकी पृष्ठभूमि हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त जो भारतीय संविधान में जो आर्टिकल आपको देखने को मिलते हैं, जो 321 आर्टिकल देखने को मिलते हैं, हाँ, जो 321 अनुच्छेदों का भी यहाँ पर जो है हमें जिक्र देखने को मिलता है। 321 जो है अनुच्छेदों का यहाँ पर जिक्र देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त 10 अनुसूचियां जो है उसका भी यहाँ पर जिक्र देखने को मिलता है। तो किस प्रकार से भारतीय संविधान किस प्रकार से इतना बल्कि है, तो इसीलिए जब हमने भारतीय संविधान की विशेषता पढ़ी थी तो हमने ये कहा था कि मैक्सिमम चीजें जो है लगभग 75% चीजें, 66% चीजें हैं, 2/3 जो चीजें हैं वो किस प्रकार से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिया हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर हमें उसकी पृष्ठभूमि देखने को मिलती है। अब इसकी कुछ विशेषताओं की तरफ हम अक्षर से लौट जाते हैं कि वो कौन कौन सी बातें हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है, इस पर अगर हम प्रभाव देखना चाहे तो प्रभाव हमें किसका देखने को मिलता है, तो साइमन कमीशन जो 1927 में आया था उसने जो रिपोर्ट सौंपी थी उसका एक प्रभाव देखने को मिलता है। इसके अलावा नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू जी ने जो रिपोर्ट जारी की थी उसका भी हमें यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त जो तीनों गोलमेज सम्मेलन जो आयोजित किए गए थे ब्रिटेन में, उसका भी हमें यहाँ पर जिक्र देखने को मिलता है, उसका भी प्रभाव देखने को मिलता है। लेबर पार्टी के द्वारा जो श्वेत पत्र 1933 में जो जारी किया गया था उसका भी प्रभाव देखने को मिलता है। तो सीधा एमसीक्यू आ सकता है कि 1935 पर किसका प्रभाव देखने को मिला था या किसका नहीं देखने को मिला था। हालांकि साइमन कमीशन ने जो डोमिनेंट स्टेटस की घोषणा की थी 1929 में, वादा किया था कि हम जो है डोमिनेंट स्टेटस आपको देंगे, परंतु 1935 में भी इस डोमिनेंट स्टेटस जो है उस शब्द को स्वीकारा नहीं गया कि हम भारत को डोमिनेंट स्टेटस नहीं देंगे। हालांकि जो 1935 का जो अधिनियम है वो 1936 से आंशिक रूप से लागू हुआ था, परंतु पूर्ण रूप से 1937 से ही लागू हुआ था। अब जब हम इनकी विशेषताओं की बातें करेंगे तो हमें लगेगा कि ये जब तक भारत का संविधान बनकर तैयार नहीं हुआ था तब तक इसी 1935 के अधिनियम से ही जो है तमाम सारी चीजें चलती रही थी। हालांकि इसके कई सारे प्रावधान लागू नहीं हो पाए थे, जैसे कि ऑल इंडिया जो फेडरेशन बनाना चाह रहे थे वो लागू नहीं हो पाया था क्योंकि दूसरी रियासत तो उसमें शामिल नहीं थी। और इसके अतिरिक्त जैसे प्रांतों में जो है स्वायत्तता दी गई थी, परंतु प्रांतीय सरकारें जो है 1937 से 1939 तक ही अस्तित्व में रही। तो ये जो है वो प्रावधान तो केवल 2 सालों तक ही लागू रहा। उसके बाद तो जो वर्ल्ड वॉर सेकंड छिड़ जाता है तो फिर प्रांतीय सरकारें भी भंग कर दी जाती है, तो फिर यहाँ पर जो है वो लागू नहीं हुआ था। तो कुल मिलाकर जो है 1935 अधिनियम का एक अच्छा खासा प्रभाव भारतीय संविधान पर हमें देखने को मिलता है। जब हम इसकी विशेषता फीचर्स की बात करेंगे तो सबसे पहला फीचर हमारे सामने वही आता है कि 3 अनुसूचियां जो है वो बांटी जाती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। हालांकि जो अवशिष्ट सूची वाले जो सब्जेक्ट है उसको वायसराय के पास ही आरक्षित रख दिया गया था। अवशिष्ट सूची में कौन से विषय शामिल होते हैं, तो वो विषय जिन पर की, एक सेकेंड, अवशिष्ट सूची में वो तमाम सारे विषय शामिल होते हैं जो कि आप देखेंगे कि जिन पर कि उस समय प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता। जैसे कि अभी भी अवशिष्ट सूची है वो केंद्र सरकार का हिस्सा है, तो इस अवशिष्ट सूची के अंदर अगर हम देखना चाहे तो अवशिष्ट सूची में कौन से विषय शामिल होंगे, तो अभी के लिए हम देख सकते हैं कि जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी हुआ आपका, ठीक है, जैसे कि आपके जो है जो नैनो टेक्नोलॉजी हुआ, ऐसे नए नए जो सब्जेक्ट जो उदित हो रहे हैं उनको क्या है कि आप जैसे आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ, ऐसे नए विषय जो है उस समय प्रिडिक्ट नहीं किए गए थे। तो ऐसे अवशिष्ट विषय अभी हमारे केंद्र सरकार, केंद्रीय सूची का मतलब जो संघीय सरकार है उसका उसके पास में रखा गया। तो उस समय जो अवशिष्ट सूची थी उसको किसके पास में रखा गया है, उसको वायसराय के पास में रखा गया है, ठीक है। उसको किसी अन्य जैसे प्रांतीय सूची में भी नहीं रखा है, संघीय सूची, राज्य सूची किसी में नहीं रखा हुआ, वायसराय के पास में सीधा सीधा रखा हुआ है। जब हम परिसंघीय सूची की बात करेंगे तो आज की जो संघीय सूची है उसी प्रकार से परिसंघीय सूची हमको दिखाई देती है कि किस प्रकार से वहां पर रक्षा, सेना, इससे संबंधित तमाम सारे कार्य देखने को मिलते हैं। जैसे विदेश कार्य हो गया आपका, करेंसी और मुद्रा हो गया, नौसेना, वायुसेना और जो आपकी थल सेना हो गई, आपकी जनगणना हो गई, जैसे इंपॉर्टेंट जो विषय है वो परिसंघीय विधानमंडल की अनन्य शक्ति घोषित किया गया, ठीक है। ठीक है, इसके अलावा जैसे राज्य सूची में भी वो तमाम सारे विषय, जैसे आजकल भी प्रांतीय सूची में हमको पुलिस देखने को मिलता है, प्रांतीय लोक सेवा, शिक्षा,
ऐसी तमाम सारी चीजें जो है वो देखने को मिलती है। तो वो भी 1935 आर्टिकल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसी का असर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, हालांकि परिसंघीय जो विधानमंडल है वो दो स्थितियों में इन पर कानून बना सकता है, जैसा कि अभी भी इसी प्रकार से है कि जब आपातकाल लग गया हो तो हम प्रांतीय सूची पर कानून बना सकते हैं, तो उस समय भी जो है आपातकाल की स्थिति में उन सूचियों पर कानून बनाया जा सकता था। दो राज्य जब रिक्वेस्ट करता है केंद्र सरकार से कि इन विषयों पर हमें कानून बनाने की अनुमति दी जावे, तो उन मामलों में भी जो है प्रांतीय सूची पर संघीय विधानमंडल कानून बना सकता है। ठीक है, समवर्ती सूची जो है उस पर, क्योंकि जो आपके प्रांतीय विधानमंडल है, जो केंद्रीय विधानमंडल है, वो दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो इन जो कानून है समवर्ती सूची में जो विषय वर्णित है उस पर दोनों ही कानून बना सकते हैं, परंतु जो है अगर टकराव होता है तो उसमें केंद्रीय सूची का कानून मतलब केंद्रीय विधानमंडल के द्वारा बनाया गया कानून अभिभावी होता है। हालांकि यहाँ पर जो है अगर गवर्नर जनरल ये अनुमति देता है तो प्रांतीय विधान भी जो है वो प्रभावी हो सकता है। समवर्ती सूची में वही, जैसे कि आजकल भी जो है यही समवर्ती सूची में विषय है कि दंड और प्रक्रिया, सिविल संहिता, विवाह और विवाह विच्छेद और मध्यस्थता, आर्बिट्रेरी जो गवर्नेंस होती है उसके आर्बिट्रेशन जो होती है उसके संबंधित जो भी विषय है वो समवर्ती सूची में शामिल किए गए थे। तो पहली बार तीनों सूचियों का जो है वो जिक्र कहां पर देखने को मिलता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। इसके अलावा यहाँ पर आर्टिकल हमें कितने देखने को मिलते हैं? तो 321 आर्टिकल देखने को मिलता है, अनुसूचियां 10 देखने को मिलती है। हालांकि यहाँ से फिर 8 अनुसूचियां ही हमने ली थी। ठीक है, 7वीं अनुसूची में ही ये तमाम सारे जो है हमको वहां पर भी 1935 में भी 7वीं अनुसूची में ये तमाम सारी तीनों सूचियां जो देखने को मिलती है। अब एक और बात क्या है कि यहाँ पर ये देखो 321 धाराएं हैं, इसीलिए जब हमारे भारतीय संविधान की भी बात करें तो वहां पे 395 धाराएं हैं। तो वो बल्कीनेस जो है वो हमने यहीं से ली है कि कितना मोटा विधान जो है हमारा संविधान जो है वो हमारे सामने आता है। ठीक है, तो परिसंघीय विधानमंडल जो है वो प्रांतीय विधानमंडल पर अभिभावी होंगे साधारण मामलों में, परंतु अगर गवर्नर जनरल अनुमति दे देता है तो प्रांतीय विधानमंडल भी जो है वो प्रभावी हो सकते हैं। किस मामले की बात की जा रही है? समवर्ती सूची के मामलों की बात की जा रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्ट्रेंट लिस्ट की बात की गई थी। और द्वैध शासन जो आप देखो कि जैसे द्वैध शासन वहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में किस प्रकार से प्रांतों में द्वैध शासन दिया गया था, जबकि यहाँ पर जो है वो प्रांतों में तो स्वायत्त शासन दे देंगे और केंद्र में जो है वो द्वैध शासन डायरकी जो है उसको लागू करेंगे। और इस डायरकी के तहत वही दो विषयों में बांटा जाएगा कि रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट के अंदर, यानी कि आरक्षित और हस्तांतरित विषय में जो है दोनों विषयों को बांटा जाएगा। और यहाँ पर आरक्षित विषय में वो तमाम सारे इंपॉर्टेंट काम रखे जाएंगे ताकि उन पर तो निर्णय लेने का अधिकार केवल गवर्नर जनरल उनकी कार्यकारी परिषद को हो, जबकि हस्तांतरित विषय में वो कानून रखे जाएंगे जिन पर की कानून बनाने और उनको लागू करने का अधिकार गवर्नर जनरल प्लस मंत्री का होगा, जो कि मंत्री किसके प्रति? केंद्रीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी हो। तो द्वैध शासन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। डायरकी जो है वो संघ के विषय में के विषय जो है संघीय जो परिसंघीय विषय है उनको दो भागों में बांट दिया और हस्तांतरित में अनइम्पोर्टेंट विषय रखते हुए गवर्नर जनरल मंत्री सहित इन विषयों के मामलों में कानून बनाएगा जो कि संघीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होंगे। हालांकि इनमें भी जो है जैसे ये क्या है कि ये द्वैध शासन के तहत कुछ अधिकार दे देते हैं, परंतु उन अधिकारों पर भी कई सारी बंदिशें थी। जैसे कि एक जो बात है वो पहले से ही चली आ रही थी, चाहे आप 1861 का एक्ट देख लो, 1892 का एक्ट देख लो या 1909 1919 का एक्ट देख लो, तो वहां तमाम सारी जगहों पर ऐसे जो हर्डल्स है, जो हर्डल्स किस प्रकार से हो सकते हैं, तो उन तमाम सारे हर्डल्स की बात की जाएगी कि गवर्नर जनरल जो है वही अपने आप में सर्वे सर्वा होगा। गवर्नर जनरल अगर किसी विषय को पर वीटो लगाना चाहे तो वो वीटो लगा सकता है, अगर किसी विषय पर शांति काल में अध्यादेश जारी करना चाहे तो वो अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, अगर विधानमंडल ने कोई विधेयक पारित कर दिया तो उस पर ये वीटो लगा सकता है। इसी प्रकार से जो है आप देखो कि उनकी चर्चा को रोका जा सकता है, उन पर स्थगन आदेश लागू किया जा सकता है, या खुद गवर्नर जो है, जो गवर्नर जो प्रांतों में गवर्नर बैठा है उस गवर्नर को कहा जा सकता है कि ये प्रांतीय विधानमंडल ने कोई विधेयक लागू किया, विधेयक जो है पास किया है, तो इस विधेयक को ऐसा करो कि आप जो है वो ऐसा कह दो कि हम तो इसको विचारार्थ आरक्षित कर रहे हैं। किसके विचारार्थ आरक्षित कर रहे हैं? तो हम जो है इसको गवर्नर जनरल के विचारार्थ आरक्षित कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा वहां पे प्रावधान किया जा सकता था। ठीक है, इसके किसी भी चर्चा पर प्रस्ताव रोका जा सकता था। ठीक है, इसको ये कहकर रोका जा सकता था कि आप तो हाईकोर्ट की शक्तियों को कम कर रहे हो। इसको ये कहकर रोका जा सकता था कि आप तो स्थायी व्यवस्था और जो शांति व्यवस्था उसको उल्लंघन करने वाली चीजें बनवाना चाह रहे हो। ठीक है, इसी प्रकार से गवर्नर जनरल जो है वो किसी भी मांग पर जो है उसमें कटौती लागू कर सकता था।
ठीक है, अगर कोई अध्यादेश यहाँ से पारित नहीं हो रहा विधानमंडल से तो उसको पारित भी करवा सकता था। तो मतलब कुछ कुल मिलाकर ये जो प्रांतीय, ये जो गवर्नर जनरल है वही अपने आप में सर्वे सर्वा है। और ये गवर्नर जनरल जो सर्वे सर्वा है वो किन मामलों में है, तो देखो यहाँ पर है कि विशेष उत्तरदायित्व निर्वहन, ये जो एक शब्द है वो ये तमाम सारे काम जो है वो कब करेगा, वो ये तब करेगा, ये तमाम सारे काम कब करेगा कि वो एक विशेष उत्तरदायित्व जो है उसको निभाना है, विशेष उत्तरदायित्व निर्वहन हेतु, उत्तरदायित्व निर्वहन हेतु। तो ये विशेष उत्तरदायित्व क्या है, तो विशेष उत्तरदायित्व वही है जो कि ब्रिटेन में बैठे हुए भारत सचिव के द्वारा बताया जाता है। उस भारत सचिव के द्वारा जो बताया जाता है, इस विशेष उत्तरदायित्व निर्वहन है तो गवर्नर जनरल, चाहे वो आपके प्रांतीय सूची हो, चाहे आपके संघीय सूची हो, चाहे आपके संवर्ती सूची हो, किसी भी सूची से कोई भी संबंधित विधेयक पर विशेष उत्तरदायित्व निर्वहन है तो वीटो कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है, कटौती कर सकता है, उसको पारित करवा सकता है, उस पर स्थगन प्रस्ताव ला सकता है, उसको रोक सकता है, कुछ भी कर सकता है विशेष उत्तरदायित्व निर्वहन हेतु। तो ये विशेष उत्तरदायित्व निर्वहन हेतु वाली जो बात है वो ये है कि ये विशेष उत्तरदायित्व निर्वहन वाला जो प्रावधान है वो 1919 से ही मौजूद था। और उसमें क्या था जो कि 1947 तक भी बना रहा कि गवर्नर जनरल जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है, अब उस समय क्या होता है कि जो आपकी भारत परिषद है, जो कि हमने पहले भी जो है पढ़ा था कि ये जो भारत सचिव है और इसकी सहायता के लिए जो भारत परिषद होगी उसका नाम जो है मतलब ये जो भारत सचिव है इस पद को जो है वो राज्य सचिव में कन्वर्ट कर दिया था। अभी थोड़ा सा आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार से दो जो आपके भारत के हिस्से थे, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पर बर्मा जो है उसको भारत से अलग कर दिया गया था। इसी प्रकार से जो आपकी अदन जो है, ठीक है, जो फारस की खाड़ी में है, अदन को भी अलग कर दिया गया था। तो कुल मिलाकर इन दोनों को अलग करने की वजह से भारत सचिव शब्द की जगह पर राज्य सचिव जो शब्द है वो काम में लिया जा रहा है। तो इस राज्य सचिव के प्रति जो उत्तरदायी, विशेष उत्तरदायित्व निर्वहन हेतु गवर्नर जनरल ये तमाम सारे काम कर सकता है। अब यहां पर ये देखो कि जो जनरल गवर्नर जनरल जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के निर्देश व नियंत्रण, मतलब उसने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में कैबिनेट का सदस्य है उसके निर्देश व नियंत्रण के अनुसार मंत्रिपरिषद की सलाह के विरुद्ध भी काम कर सकता है, चाहे वो हस्तांतरित विषय हो, चाहे आरक्षित विषय हो, चाहे प्रांतीय सूची का विषय हो, चाहे संवर्ती सूची, चाहे आप अवशिष्ट सूची, किसी भी विषय के अंदर ये प्रावधान निश्चित रूप से अंतर्निहित था कि अगर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के विशेष उत्तरदायित्व, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के प्रति जो विशेष उत्तरदायित्व जो बनता है जो कि गवर्नर जनरल का है उसके निर्वहन हेतु वो कुछ भी कर सकता है, चाहे वो हस्तांतरित विषयों के प्रावधान को रोकना चाहे, चाहे आरक्षित विषय, चाहे प्रांतीय सूची, राज्य सूची, हाँ प्रांतीय सूची, केंद्रीय सूची, संवर्ती सूची, किसी भी विषय पर कोई भी जो है वो प्रावधान रोक सकता है। तो ये मंत्री की सलाह के विरुद्ध भी काम कर सकता है, जबकि आरक्षित विषय तो प्रावधान ही यह किया गया था कि आरक्षित विषय में तो वो मंत्री की सलाह से काम करेगा। मंत्री जो कि विधानमंडल के प्रति, जो संघीय विधानमंडल था उसके प्रति उत्तरदायी था, उसके अनुसार काम करना था, तो वो उसकी सलाह के विपरीत भी काम कर सकता है। किस कंडीशन में? विशेष उत्तरदायित्व के निर्वहन के लिए। और विशेष उत्तरदायित्व क्या है? तो ये विशेष उत्तरदायित्व है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के प्रति गवर्नर जनरल का। ठीक है, गवर्नर जनरल का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के प्रति जो विशेष उत्तरदायित्व है उसके निर्वहन के लिए वो इस मंत्री परिषद जो है उसकी सलाह के विपरीत भी काम कर सकता है। ये प्रावधान यहां पर पहले से दिया हुआ है। ठीक है, अब आरक्षित विषय की जब हम बात करें तो आरक्षित विषय में तो पहले से प्रावधान निश्चित रूप से था ही सही कि आरक्षित विषयों में तो जो गवर्नर जनरल है वो अपनी कार्यकारी परिषद के द्वारा निर्णय लेगा और वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी होगा। तो यहाँ पर क्या है, गवर्नर जनरल व कार्यकारी परिषद जो कि परामर्शदाता के रूप में अवेलेबल थी, इन मामलों में संघीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। अब जब यहाँ पे हम सब्जेक्ट की बात करेंगे तो सब्जेक्ट हमें ये देखने को मिलते हैं कि सब्जेक्ट किस प्रकार से इंपॉर्टेंट सारे के सारे सब्जेक्ट है, चाहे वो विदेश मामला हुआ, रक्षा हुआ, धार्मिक और जनजातीय मामले हुए, ईसाई धर्म से संबंधित मामले हुए, प्रेस हुआ, आपके कर हुआ, आपके वित्त हुआ, ये तमाम सारे जो इंपॉर्टेंट विषय है वो तो आरक्षित सूची में रख देंगे और जो अनइम्पोर्टेंट विषय हैं वो हस्तांतरित विषय में रख देंगे। और हस्तांतरित विषय में जो रखे हुए हैं वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से विशेष उत्तरदायित्व के निर्वहन के लिए जो है वहां पर उस पर भी ब्रेक लगाया जा सकता है। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू जो है इसको कहेंगे कि ये एक इंजन रहित गाड़ी है जिसमें कई सारे ब्रेक है। कि आप देखो कि पहली बात तो आपने जो है कई सारे विषय जो है वो आरक्षित सूची में शामिल कर दिए। ठीक है, आरक्षित सूची में शामिल कर दिए और कुछ ही विषय जो है वो हस्तांतरित सूची में शामिल किए हैं। और ये हस्तांतरित सूची में जो विषय शामिल किए हैं
उनमें भी विशेष उत्तरदायित्व के निर्वहन के लिए आप इन पर रोक लगा सकते हो, पहली बात। और ये हस्तांतरित विषय जिन मंत्रियों की सलाह से किए जाएंगे, उन मंत्रियों का भी क्या है, वो भी गवर्नर जनरल के द्वारा क्या होंगे, नामित होंगे। ठीक है, इसके अलावा इन मंत्रियों का चुनाव जिस विधानमंडल से, जिस केंद्रीय विधानमंडल से होगा, उसमें पहले से आपने क्या है कि पृथक निर्वाचन रखा हुआ, उसमें पहले से आपने क्या है, पहले से आपने जो है कई सदस्य जो है इनको नामित किया हुआ है। तो यहाँ पर नामित भी सदस्य जो है आपको देखने को मिलेंगे कि कई सारे सदस्य नामित भी है। तो कुल मिलाकर इनका रिप्रेजेंटेशन ही प्रॉपर नहीं है। फिर इनका जो इनका चुनाव, जिनका सपोज कि इनका चुनाव किया जा रहा है ना, तो इनका चुनाव भी किसके द्वारा किया जा रहा है, तो इनका चुनाव भी 3 से 10% लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जो गाड़ी है ना, वो एक तो इंजन रहित है और इसमें कई जगह पर ब्रेक है। देखो ये यहाँ पर ब्रेक है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्योंकि हस्तांतरित विषयों पर जो है वो बहुत ही इररिलेवेंट सब्जेक्ट ही वो जो है शामिल किए गए हैं, ठीक है। विशेष उत्तरदायित्व के नाम पर उसमें रोक लगाई जा सकती है, ठीक है। फिर देखो आपकी गवर्नर जनरल जो है यहाँ पर कई सारे नामित मंत्री किए जाते हैं, ठीक है। फिर इनका जो चुनाव है वो भी लिमिटेड है, कई सारे यहाँ पर भी रिस्ट्रिक्शन है। तो ये जो है वो एक तरीके से क्या है कि कई सारे हर्डल्स जो है यहाँ पर हमें पहले से ही देखने को मिलते हैं। अब हम केंद्रीय विधानमंडल की सीमाओं की अगर बात करें, तो केंद्रीय विधानमंडल भले ही बहुत बड़ा शब्द नजर आता है अपने को, परंतु इसमें भी कई सारी सीमाएं हैं। जैसे कि क्या सीमाएं हैं भैया, तो पहला यह है कि केवल न केवल गवर्नर जनरल बल्कि सम्राट भी किसी भी विषय पर वीटो लगा सकता है। भले ही आपकी केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय विधानमंडल, गवर्नर कोई भी विषय अगर पारित करके भेजती है, तो उस पर वीटो लगाने का अधिकार किसको है, गवर्नर जनरल को ही नहीं है, बल्कि आपके सम्राट जो है वो भी वीटो लगा सकता है, पहली बात। दूसरी बात, विशेष उत्तरदायित्व के निर्वहन के लिए, जो कि किसका है, गवर्नर जनरल का है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के प्रति विशेष उत्तरदायित्व के निर्वहन के लिए विधानमंडल के विचार विमर्श को रोका जा सकता है, उसकी कार्रवाई को भी रोका जा सकता है। ठीक, तीसरी बात कि सत्रावसान के दौरान अध्यादेश जारी किया जा सकता है, और ये अध्यादेश भी क्यों जारी करेंगे, विशेष उत्तरदायित्व के निर्वहन के लिए। अब विशेष उत्तरदायित्व क्या है, तो उनका विशेष उत्तरदायित्व ये है कि किस तरीके से भारत का औपनिवेशिक शोषण किया जाए, ठीक है। यही उनका विशेष उत्तरदायित्व, इसके अलावा कोई विशेष उत्तरदायित्व उनका सही मायने में प्रकट नहीं होता है, ठीक है। तो ये जारी किया जाएगा, किस प्रकार से इनको सत्ता में भागीदारी नहीं दी जाए, किस प्रकार से इनको पिछड़ा ही बताया जाए, ठीक है, कि तो शासन करने के लिए योग्य ही नहीं है। और कुछ विषयों पर पारित करने से पहले पूर्व अनुमति भी हम आपको लेनी पड़ेगी। जैसे कि कोई विषय है जिस पर अगर विधेयक आपको पारित करना है, तो पहले पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसे तमाम सारे ही जो सब्जेक्ट है वो आपको जो है अभी भी देखने को मिलेंगे कि राष्ट्रपति से कुछ मामलों में जो है पूर्वानुमति लेनी पड़ती है, ठीक है, मनी बिल के मामले में, ठीक है। इसी प्रकार से जो कुछ मामलों में वीटो करने का भी अधिकार है, तो कमोबेश कुछ मामलों में तो अभी भी विद्यमान है। तो केंद्रीय विधानमंडल की भी कई सारी सीमाएं थी, ठीक। फिर इसके बाद में अगर हम देखें, तो ऑल इंडिया फेडरेशन जो है, अखिल भारतीय संघ जो है, उसका प्रावधान सबसे पहले हमको कहां पर देखने को मिलता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। सीधे सीधे प्रश्न आएंगे कि अखिल भारतीय जो संघ है उसका प्रावधान हमें कहां पर देखने को मिलता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। अब इसमें क्या क्या होंगे, तो ब्रिटिश भारत के जो प्रांत है, यानी कि जिस पर सीधा गवर्नर जनरल का राज था वो, ठीक। चीफ कमिश्नरेट प्रांत जो होते हैं, यानी कि वही जो केंद्र शासित प्रदेश की तरह, जो अजमेर हुआ, कुर्ग हुआ, आपके जो दिल्ली हुआ, तो इस प्रकार के जो प्रदेश है उन पर उनको भी शामिल किया जाएगा। और देसी रियासतें जिन पर की राजाओं का शासन होता था, उनको भी इस ऑल इंडिया फेडरेशन के अंदर शामिल किया जाएगा। परंतु इन देसी रियासतों को स्वतंत्रता दी कि आप चाहे तो इसमें शामिल हो, चाहे तो मत हो। तो यहाँ पर ये इन्होंने कहा था कि मिलकर बनेंगे, परंतु ये कभी लागू नहीं हो पाया। क्यों लागू नहीं हो पाया, क्योंकि देसी रियासतों को सम्मिलित करना क्या है, सम्मिलित होना क्या था, वैकल्पिक था, और उन्होंने रियासतों ने इस मामले से नकार दिया था कि हम तो इसमें शामिल नहीं हो रहे। इसीलिए ये जो प्रावधान है वो तो कभी लागू ही नहीं हुआ। हालांकि ये 1935 अधिनियम में पहली बार किया गया था। अब ये जो प्रांतों में जो द्वैध शासन था ना, उसको कर दिया समाप्त, ठीक है, और प्रांतों को दे दी स्वायत्ता। और ये द्वैध शासन कहां पर लागू कर दिया, तो द्वैध शासन आपको पता है कि संघीय सरकार जो है, यानी कि जो केंद्रीय सरकार है, वहां पर जो है आपने क्या लागू कर दिया, द्वैध शासन। द्वैध शासन का मतलब क्या है कि विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित दो विषयों में बांटा जाएगा। लियोनिस कार्टेस ने जैसा सुझाव दिया था, उस अनुसार जो है आपके द्वैध शासन जो है वो समाप्त करके यहाँ पर स्वायत्तता दे दी है प्रांतों को। हालांकि प्रांतों में भी ये जो है 1937 से 1939 तक ही लागू रही, क्योंकि आपको पता लगेगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया है। कांग्रेस जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों को शामिल करने के लिए, बिना पूछे शामिल करने के नाम पर जो है सब तमाम सारी प्रांतीय विधानमंडलों से इस्तीफा दे देती है। किस प्रकार से प्रांतीय विधानमंडल भंग कर दिए जाते हैं, तो वो जो है केवल 1939 तक ही मौजूद रहे।
ठीक है, क्योंकि स्वायत्तता दे दी इसका मतलब क्या है, स्वायत्तता दे दी इसका मतलब ये कि गवर्नर जो है वो जो प्रांतीय विषय है उस पर जो भी कानून बनाएगा, जो भी शासन करेगा, वो किसके द्वारा करेगा, तो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह से ही वो काम करेगा। परंतु अब यहां पर भी वापस पेच आ जाएगा, किस प्रकार से यहां पर ब्रेक लगाया जाता है कि गवर्नर जो है वो विशेष उत्तरदायित्व के निर्वहन के लिए गवर्नर जनरल के निर्देश और नियंत्रण के अनुसार जो है काम करेगा। ठीक है, वो किसी भी विषय पर विचारार्थ आरक्षित कर सकता है, किसी भी विधेयक को जो कि प्रांतीय विधानमंडल के द्वारा पारित है उस विधेयक को गवर्नर जनरल के विचारार्थ आरक्षित कर सकता है, किसके लिए, विशेष उत्तरदायित्व निर्वहन के लिए। वो शांति काल में अध्यादेश जारी कर सकता है, किसके लिए, विशेष उत्तरदायित्व निर्वहन हेतु। तो कुल मिला के कई सारे ब्रेक जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे कि गवर्नर को राज्य विधानमंडल के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक था। ठीक है, ये तो हो गई एक बात। ठीक है, हालांकि ये जो केंद्र की प्रत्यायोजित इकाई नहीं थी बल्कि पूर्ण स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई के रूप में स्टेब्लिश करना इनका कह रहे थे कि ये हमारा मोटो है, कुछ नियंत्रण भी था। ठीक है, गवर्नर जनरल से मुक्त थी, महामहिम जो है, सम्राट जो है, उसके अधीन इस इकाई को ऐसे वो बताना चाह रहे थे। परंतु असल में क्या बात थी, असल में ये बात थी कि कुछ विषय जो है उस पर यह कहा कि जैसे अभी ये है ना, राज्यपाल के लिए प्रावधान है क्या, वो जो है विवेकानुसार स्व विवेकानुसार काम कर सकता है ना, उसकी डिस्क्रिशनरी पावर राष्ट्रपति की तुलना में कहीं ज्यादा है। उसी प्रकार से वहां पर भी जो गवर्नर है उसको स्व विवेकानुसार कार्य करने की अपेक्षा की गई थी। और ये स्व विवेकानुसार कार्य क्या है कि विशेष उत्तरदायित्व के निर्वहन के लिए किसी भी विधेयक को रोका जा सकता है, किसी भी विधेयक पर वीटो लगाया जा सकता है, अध्यादेश जारी करवाया जा सकता है, किसी भी चर्चा को रोका जा सकता है। तो वो तमाम सारी चीजें विशेष उत्तरदायित्व के निर्वहन के हेतु ऐसा गवर्नर जनरल व उसके माध्यम से, गवर्नर जनरल जैसा निर्देश दे रहा है, जैसा नियंत्रण का आदेश दे रहा है, और किसके माध्यम से, तो गवर्नर जनरल के माध्यम से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के प्रति विशेष उत्तरदायित्व सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के निर्देश के द्वारा करता था। कौन, गवर्नर विशेष उत्तरदायित्व मतलब उसका स्व विवेकानुसार शक्ति क्या थी, वो ये थी कि विशेष उत्तरदायित्व का निर्वहन करना है। और कैसे करना है, जैसा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बताए गवर्नर जनरल को, जैसा गवर्नर जनरल बताए गवर्नर को, उस अनुसार अपने स्व विवेकानुसार कुछ काम करने थे कुछ विषयों के ऊपर। ठीक है, इसी प्रकार से प्रांतीय जो विधानमंडल है उस पर भी कई सारी सीमाएं थी, जैसे कि कुछ विषय है, जैसे कि निम्न दो विधेयक जो है उनको विचारार्थ आरक्षित कर सकता था। अभी भी वर्तमान में भी जो है, जैसे उच्चतम न्यायालय की शक्तियों को अगर कम करने वाला कोई विधेयक है तो उस पर जो है रोक लगाई जा सकती है, अभी भी लगा सकता है राज्यपाल। और उस समय भी जो गवर्नर है उसके पास में ये अधिकार दिया गया था। ठीक है, स्थायी व्यवस्था को प्रभावित करने वाला, शांति व्यवस्था को प्रभावित करने वाला कोई विधेयक है तो उस विधेयक को भी जो है गवर्नर जो है वो रोक लगा सकता था, गवर्नर जनरल के विचारार्थ आरक्षित कर सकता था। इस प्रकार से आप देखोगे कि चाहे केंद्रीय विधानमंडल हो चाहे प्रांतीय विधानमंडल हो, तमाम सारे विधेयकों पर, तमाम सारे विधानमंडल की शक्तियों पर रोक लगाने का काम गवर्नर जनरल और गवर्नर निश्चित रूप से कर ही सकता था। पर्पज केवल एक था, विशेष उत्तरदायित्व के निर्वहन हेतु। ठीक, अब ये बात हमें समझ में आती है कि ये जो केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडल है वो एक तरीके से उतनी ज्यादा मात्रा में शक्तिशाली नहीं है। हालांकि क्योंकि जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट उस पर बार बार दबाव बढ़ रहा था, तो वो जो है हर बार के लिए जो है अपनी सदस्य संख्या जो है विधानमंडल और जो केंद्रीय विधानमंडल और प्रांतीय विधानमंडल है वहां पर सदस्य संख्या बढ़ा रहे थे। ठीक है, तो ये जो विधानमंडलों की सदस्य की संख्या है उसमें विस्तार किया गया था, चाहे प्रांतीय हो चाहे केंद्रीय हो, उनकी संख्या में जो है वो बढ़ोतरी की गई थी। 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में हमने देखा था कि केंद्र जो विधानमंडल है उसमें 2 सदन बनाए गए थे। ठीक है, परंतु जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है यहाँ पर प्रांतों में 2 विधानमंडल बनाए जाते हैं। और ये बनाए कितने राज्यों में जाते हैं, तो 11 में से 6 राज्यों में ये बनाए जाते हैं। पहली बात, अभी भी आप देखोगे कि हमारे यहाँ पर जो है वो 6 राज्यों में विधान परिषद और विधानसभा यानी कि द्विसदनीय विधानसभा है। ठीक है, तो वो द्विसदनीय विधानसभा जो है वो 6 राज्यों में पहली बार कब बनाई जाती है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। जब क्वेश्चन आता है कि द्विसदनीय विधानमंडल केंद्र सरकार में यानी कि केंद्रीय विधानमंडल में द्विसदनीयता कब लागू की गई, तो आंसर होगा 1919। ठीक, जब प्रांतों में द्विसदनीयता की बात की जाएगी तो वो आंसर होगा 1935, यानी कि 1935 में प्रांतों में द्विसदनीय जो व्यवस्थापिका वो लागू की गई। एक दो चीजों के लिए हमें बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए जब हम ये कहें कि प्रांत। ठीक है दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे, वीडियो बीच में रुक गया था। तो हमें 2-3 चीजों के लिए क्लियर हो जाना चाहिए कि प्रांतों में जो द्विवेदी शासन है वो 1919 में आया था, जबकि केंद्र में जो द्विवेदी शासन है वो आपके 1935 में आया था। ठीक है, तो ये जो है, क्योंकि इस समय जो है वो तो प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई थी, तो ये 2-3 चीजें हमें थोड़ी सी क्लियर रहनी चाहिए ताकि हम कंफ्यूजन
में ना रहे, कि सबसे पहले द्वैध शासन प्रांतों में 1919 में और फिर केंद्र में द्वैध शासन आया था। अब क्या है कि जिस प्रकार से जो है वो जो 1919 में जो काम स्टार्ट किया था उसी को एक्सटेंड किया था आपके 1935 में। तो वहां पर 1909 के अंदर जैसे मुस्लिमों को आरक्षण दिया था, मतलब पृथक निर्वाचन दिया था, फिर जो है सिखों, एंग्लो इंडियनों, भारतीय ईसाइयों और इनके ऊपर जो है वो एक्सटेंशन किया था। अब यहाँ पर जो है वो दलित जातियों को, महिलाओं को और मजदूरों को जो है वो पृथक निर्वाचन जो पद्धति है उसके तहत सांप्रदायिक निर्वाचन जो है उसका और विस्तार कर दिया, इनको भी पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया। ठीक है, हालांकि मताधिकार में जो है वो विस्तार 10% तक किया, जिसकी कि अगर संख्या हम देखेंगे तो वो 3.5 करोड़ लोगों तक भी दिखाई देती है, परंतु ये उस समय की जनसंख्या के मामले में को देखें तो बहुत ही अल्प है। और उस समय जो है काफी सारी जो है अडल्ट फ्रेंचाइजीज के द्वारा जो है एलिजिबल जनता थी, परंतु केवल और केवल 3.5 करोड़ लोगों को ही, 10% जनता को ही वोटिंग का अधिकार दिया गया, वो भी शिक्षा और संपत्ति के अधिकार, संपत्ति के आधार पर ही दिया। ठीक है, जो कि पहले 70 लाख था, परंतु 3.5 करोड़ लोगों को मतदान देने का अधिकार दिया गया। तो कुछ मामलों में काफी सारी चीजें इन्होंने करने की कोशिश की, परंतु उसमें भी जो है उन्होंने काफी सारी हर्डल्स रखी थी। ठीक है, अब ये क्या है कि जैसे आपके भारत था, तो भारत का उस समय विस्तार जो है आपका आजकल का जो म्यांमार है यानी कि बर्मा तक भी था, और एक जो अदन की जो आपकी फारस की खाड़ी है वहां पर अदन पोर्ट पे भी जो है ब्रिटिश का अधिकार था। और इन तीनों ही जगहों पर जो है वो भारत सचिव जो है वो निगरानी करता था। सचिव के निर्देशों पर ही गवर्नर जनरल यानी कि जो वायसराय है वो शासन करता था इन तीनों ही जगहों पर। परंतु जब इनको अलग कर दिया गया, कि भारत से अदन को और बर्मा को अलग कर दिया गया, जैसे कि यहाँ के भी जो नेहरू रिपोर्ट है, जिन्ना की 14 सूत्री मांग है, उसके अंदर भी यह मांग की गई थी, जिसके तहत इनको अलग कर दिया। तो ये भारत सचिव जो शब्द है इसको हटाकर राज्य सचिव जो है वो नया शब्द इंट्रोड्यूस किया गया, कि अब जो है स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा, जिसके निर्देश पर गवर्नर जनरल काम करेगा। तो बर्मा और अदन को जो है वो भारत से अलग कर दिया। इसी प्रकार से आप देखोगे कि बॉम्बे जो है, बॉम्बे से जो है वो सिंध को अलग कर दिया, सिंध जो प्रांत है उसको बॉम्बे प्रांत से अलग कर दिया। और जो आपके बंगाल है, बंगाल से ओडिशा को अलग कर दिया। ठीक है, तो ये बंगाल से ओडिशा को अलग कर दिया, सिंध से बॉम्बे को अलग कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से सिंध को जो है आजादी दे दी एक तरीके से बॉम्बे से अलग करके, और उड़ीसा को भी जो है वो बंगाल से अलग कर दिया। अब इसके बाद में अगर हम देखें तो यहाँ पर यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो भारत सचिव जो शब्द का इस्तेमाल किया था, भारत सचिव का जो निर्माण किया था, भारत परिषद का जो निर्माण किया गया था, उनको समाप्त कर दिया है। और क्योंकि बर्मा और अदन को अलग कर दिया, इसलिए अब जो है नया शब्द क्या इस्तेमाल किया गया है, राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है उसका इस्तेमाल किया गया है, जो कि 1947 तक जो है अस्तित्व में रहता है। और ये भारत परिषद की संख्या में कटौती करके और उसको जो है किसमें निर्माण कर दिया था, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि परामर्शदाता के रूप में इसको स्टेब्लिश कर दिया है। कुल मिलाकर अगर हमसे कोई पूछे कि भारत परिषद और भारत सचिव का निर्माण कब हुआ, तो 1858 में हुआ। इनका समापन कब हुआ, तो 1935 में हुआ। ठीक है, और इसकी जगह पर राज्य सचिव का निर्माण किया गया, राज्य सचिव के पद का। और राज्य सचिव का अस्तित्व कब तक बना रहा, तो 1947 तक बना रहा। ठीक है, अब इसके अलावा जैसे हमने देखा था कि 1926 में जिस तरीके से सीपीएससी यानी कि सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की गई थी, तो उसी तरीके से एफपीएससी जो है यानी कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, या फिर आप देखो प्रांतीय प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन जो होती है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे आरपीएससी है, तो उसका निर्माण जो है वो 1935 अधिनियम में किया गया। ठीक है, जेपीएससी की बात अगर हम करें तो ये जो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन होती है, दो राज्य अगर आपस में सहमति करके अगर जो है अपनी लोक सेवाओं के लिए जेपीएससी का निर्माण, तो ये सब कुछ भी कब, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में किया गया। अब यहाँ पर कुछ चीजें हमें और भी देखनी चाहिए, कि जैसे क्यों कहा जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही जो भारतीय संविधान है वो निर्मित किया गया है। तो वो इसीलिए निर्मित किया गया है क्योंकि कई सारे जो पद है, जैसे कि अभी अपन ने देखा ये यूपीएससी, एफपीएससी, एसपीएससी की बात। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखोगे जो सुप्रीम कोर्ट जो है आपकी, जो फेडरल कोर्ट है उसकी बात, चाहे आप आरबीआई की बात देख लो, ये तमाम सारी जो चीजें हैं वो जो है हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही ली है। ठीक है, तो ये तमाम सारी चीजों का प्रावधान हमको 1935 से ही देखने को मिलता है, कि 1937 में, 1935 एक्ट में ऐसा प्रावधान था, तो उसके अनुसार 1937 में फेडरल कोर्ट जो है, संघीय जो न्यायपालिका है, उसका निर्माण किया जाता है। ये भारत के मामलों में जो पुनर्विचार के मामले होते हैं, या प्राथमिक विचार विमर्श के जो मामले होते हैं, संवैधानिक व्याख्या के जो मामले होते हैं, उन पर इनका अधिकार था। परंतु जो है अभी भी इस फेडरल न्यायपालिका के विरुद्ध जो है वो प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी, यानी कि अंतिम निर्णय जो है वो तो अभी भी प्रिवी काउंसिल ही दे सकती
थी, यानी कि अंतिम जो डिसीजन वर्डिक्ट है वो प्रीवी काउंसिल दिया करती थी। ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट या फेडरल कोर्ट जो है अपने आप में सर्वे सर्वा नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट फेडरल कोर्ट जो है उसका गठन हमें 1937 में देखने को मिलता है। आरबीआई का भी जो गठन है वो हमें 1935 अधिनियम के अंदर ही देखने को मिलता है, जो कि मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए काम किया जाता है। और हिल्टन और यंग कमीशन जो है, हिल्टन और यंग कमीशन की सुझाव पर ही इसका निर्माण किया गया था। ये कमीशन का नाम इंपॉर्टेंट है कि हिल्टन और यंग कमीशन के सुझाव पर आरबीआई का निर्माण 1935 में किया गया। ठीक है, हालांकि अभी भी बजट पर काफी सारी चीजों पर वोटिंग का अधिकार दे दिया गया, फिर भी 80% जो बजट है आपका, 40% जो राज्य का बजट है वो अभी भी मताधिकार से बाहर रहा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ अन्य विशेषताओं की बात करें तो प्रांतों को क्योंकि काफी सारी स्वायत्तता दे दी है, तो प्रांतों का बजट भी देखो 40% तक ही जो है वो वोटिंग से बाहर रखा गया है। या फिर आप देखो कि प्रांतों को अपनी साख के ऊपर उधार लेने का अधिकार दिया गया है, या यूं कहो कि प्रांतों को जो है वो सीधे सम्राट के अधीन कर दिया था, एक तरीके से उन्होंने घोषणा भी की थी। तो प्रांतों को स्वतंत्र रूप से आर्थिक संसाधन की शक्तियां दी गई थी, प्रांतीय सरकारें अपने स्वयं की साख पर अब जो है धन उधार ले सकती थी। हालांकि ये जो नया संविधान इन्होंने जो बनाया है वो एक तरीके से बहुत ही रिजिड है कि इसमें अगर संशोधन करना हो तो आप, ऐसा नहीं है कि केंद्रीय विधानमंडल या प्रांतीय विधानमंडल अपने बेसिस पे कोई संशोधन कर सकती है, वो केवल प्रस्ताव पारित कर सकती है। अगर संशोधन करना है तो वो तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ही करेगी। यानी कि ये संविधान जो है वो काफी ज्यादा अनम्य है, इसमें संशोधन केवल अंग्रेजी सरकार ही कर सकती थी, भारतीय विधानमंडल जो है वो तो केवल प्रस्ताव ही पारित कर सकते थे। ठीक है, तो ये भी कुछ चीजें हमें देखने को मिलता है। और हमने जब नीति निर्देशक तत्व पढ़े थे तब भी मैंने बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में किस प्रकार से अनुदेशक तत्वों का उल्लेख है, अनुदेशक विलेख का उल्लेख है, इसी से ही प्रेरित होकर हमने नीति निर्देशक तत्वों का निर्माण किया था। ठीक है, तो ये अनुदेशक विलेख जो है वो विधानमंडल का उल्लेख यहाँ पर देखने को मिलता है, जिससे कि हमारे डीपीएसपी के जो आर्टिकल है वो तमाम सारे अभिप्रेरित है। अब हम क्या करते हैं कि तमाम सारे जितने भी पीवाईक्यू इन टॉपिक्स पर आए हुए हैं उन पीवाईक्यू को चर्चा करने से पहले एक बार ये भी देख लेते हैं कि जो नेहरू जी है उन्होंने क्यों ऐसा कहा कि ये जो है वो बिना इंजन की गाड़ी है जिसमें कई सारे ब्रेक है। क्योंकि आप देखो कि चाहे केंद्रीय विधानमंडल हो चाहे प्रांतीय विधानमंडल हो, इस केंद्रीय विधानमंडल पर भी जो है वो गवर्नर जनरल किस प्रकार से नियंत्रण लगा सकता है कि पहली बात तो इसके जो मंत्री होंगे उनको केवल और केवल विधान और शासन बनाने का अधिकार केवल और केवल हस्तांतरित विषयों पर होगा। ठीक है, हस्तांतरित विषयों में भी विशेष निर्वहन, विशेष उत्तरदायित्व निर्वहन हेतु जो कि भारत सचिव के प्रति या राज्य सचिव के प्रति इसके थे, उसको निर्वहन के लिए ये कभी भी इन पर रोक लगा सकता था। ठीक है, हालांकि जो आरक्षित विषय है उसका तो यहाँ पर कोई रेलेवेंस ही नहीं है, वो तो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के द्वारा ही यहाँ पर राज्य किया जाएगा। इवन यहाँ पर प्रांतीय विधानमंडल के द्वारा भी कोई विधान पारित किया जाता है तो उस पर भी, हालांकि यहाँ पर ऐसा कहा गया था कि इसको स्वायत्तता दे देंगे हम, परंतु इस पर भी जो है वो रोक लगाई जा सकती है, किसके द्वारा, गवर्नर जनरल के द्वारा। उस पर वीटो लगाया जा सकता है, उसको विचारार्थ आरक्षित करवाया जा सकता है। जितनी भी चीजें हमने पढ़ी है तो वो इसीलिए इन्होंने कहा है कि ये बिना इंजन की गाड़ी है जिस पर कई सारे ब्रेक है। ठीक है, और ये दूसरा इन्होंने ये भी कहा है कि ये गुलामी का चार्टर है। कौन सा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये कि दीर्घकालिक समय तक भारत को किस प्रकार से गुलाम बनाए रखा जा सके उसका एक चार्टर है। ठीक है, जिन्ना ने भी इसको जो है वो पूर्णतः जो है फुल्ली रोटन इसको कहा है। ठीक है, फंडामेंटली बैड इसको कहा है। ठीक है, इसी प्रकार से पूरी तरीके से अस्वीकृत बताया है जिन्ना ने। ठीक है, हालांकि जो तेज बहादुर सप्रू है उन्होंने इसका जो है इसको स्वीकार किया था और इसका स्वागत भी किया था। जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का भी जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और उनके नेतृत्व में जो लिबरल पार्टी थी उन्होंने उसका स्वागत किया था। तो यहाँ पर भी ये तमाम सारी चीजें हैं कि किस प्रकार से इनको टोटली अनएक्सपेक्टेबल और फंडामेंटली बैड और कंप्लीटली रोटन ऐसी चीजें जिन्ना ने कही थी, और ब्रेक वाली बात जो है वो नेहरू जी ने कही थी। अब हम इस मुद्दे के ऊपर जो भी हमारे इन पर जो पीवाईक्यू पूछे हुए हैं उन पीवाईक्यू को देख लेते हैं फटाफट से, कि बहुत ही सिंपल सिंपल किस तरीके से पूछे जाते हैं कि गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीय सदस्यों की नियुक्ति किस अधिनियम में की गई। तो आपको पता है कि 1919 में पहली बार जो है आपके सत्येंद्र प्रसाद जो सिन्हा है उसकी नियुक्ति की जाती है। तो इसके अंदर आंसर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1919। ठीक है, यानी कि काउंसिल ऑफ इंडियन काउंसिल एक जो 1919 है उसके तहत जो है सबसे पहले एसपी सिन्हा की नियुक्ति भारतीय गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद, ये क्या है कि इसकी इनकी कार्यकारिणी परिषद है उसके अंदर इसकी नियुक्ति की गई। मॉडल मिंटो यानी कि 1909 के सुधार की बात कर रहा है। 1909 के जो सुधार है उसका क्या उद्देश्य था? तो उसका उद्देश्य तो आपको पता ही है कि सबसे पहले मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन पद्धति जो है वो प्रदान की गई। ठीक है, शिक्षा को बढ़ावा देना तो वो तो 1833 का जो एक्ट है उसके अंदर ऐसा
1813 के एक्ट में ऐसा था। ठीक है, दलितों को आरक्षित सीटें यानी कि पृथक निर्वाचन की वाली बात तो 1935 में की थी। ठीक है, मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन पद्धति, यानी कि इसके अंदर आंसर 3 होगा। अच्छा, इसमें ऑप्शन दिया हुआ तो भी आंसर 3 ही होगा। अच्छा, और देख लें तो चौथा क्या लिया हुआ है कि केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी, तो वो 1909 में नहीं की गई थी, वो 1919 में की गई थी। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या होगा, 1909 मॉरले मिंटो में तो केवल मुस्लिमों को अलग निर्वाचन पद्धति प्रदान की गई थी, यानी कि केवल 3 इसका आंसर होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ब्लर सा दिखा हुआ, मैं पढ़ लेता हूँ। किस भारतीय अधिनियम के अंतर्गत भारत में द्वैध शासन की स्थापना? तो अब ये किस, अब यहाँ पर नहीं दिया हुआ कि प्रांतों में या केंद्र में, तो हमें मान के चलना है कि द्वैध शासन के शब्द जो है वो सबसे पहले कब आया था या किस अधिनियम में शुरुआत की गई थी। तो अच्छा, यहाँ पर तो ऑप्शन 1909 दिया हुआ ही नहीं है ना, सॉरी 1935 दिया हुआ ही नहीं है, तो इसके अंदर क्या आंसर होगा, 1919 होगा। 1919 में हमने क्या किया था, प्रांतों में द्वैध शासन जो है वो लागू किया था। 1935 में कब किया था, 1935 में केंद्र में द्वैध शासन लागू किया था। ठीक, किस अधिनियम में प्रांतों का उत्तरदायी सरकार की स्थापना की बात की थी? प्रांतों में उत्तरदायी सरकार, प्रांतों में उत्तरदायी सरकार आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो किस अधिनियम में प्रांतों में उत्तरदायी सरकार, अच्छा उत्तरदायी शासन की बात की जा रही है, स्वायत्त शासन की बात नहीं की जा रही है। उत्तरदायी शासन यानी कि वो जो आंशिक उत्तरदायित्व की जो बात कर रहे थे अपन, यानी कि वही द्वैध शासन वाली जो बात कर रहे थे वो यही बात कर रहा है, यानी कि 1919। ठीक है, यहीं पर यह शब्द आ जाता है कि स्वायत्त शासन, प्रांतों को स्वायत्तता जो है वो कौन से अधिनियम में दी गई थी, तो फिर आंसर हो जाता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यहाँ पर उत्तरदायी शासन रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट जो है वो 1919 में दिया गया। किस तरीके से, हस्तांतरित और आरक्षित विषय घोषित कर द्वैध शासन जो घोषित कर किस प्रकार से वहां पर दिया गया। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड यानी कि 1919 अधिनियम कहलाता है। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ही जो है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहलाता है। मोंटेग्यू कौन थे, तो वो भारत सचिव थे, और ये चेम्सफोर्ड कौन थे, तो गवर्नर जनरल थे। ठीक है, अब इसके बाद में देखो कि जो है कथन ए और कथन आर कारण आर है। ठीक है, तो कथन क्या है कि 20 अगस्त 1917, तो ये 1917 के अंदर जो आपके होम रूल लीग आंदोलन को रोकने के लिए क्या घोषणा की करता है, मोंटेग्यू घोषणा करता है कि उत्तरदायी सरकार के लिए क्रमिक विकास का उद्देश्य, क्रमिक विकास करना ब्रिटिश उद्देश्य है। तो ये बात सही है कि इसी मोंटेग्यू ने घोषणा की थी। ठीक है, मोंटेग्यू कौन था, तो भारत सचिव जो था उसने ये घोषणा की थी कि हमारा उद्देश्य है कि भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए। ठीक है, मोंटेग्यू ने घोषणा की कि होम रूल लीग आंदोलन व प्रथम विश्व युद्ध का संचयी परिणाम थी। अच्छा, मोंटेग्यू ने ये जो घोषणा की है वो होम रूल लीग आंदोलन और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का संचयी परिणाम था। तो सही बात है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उसके अंदर उनको सहयोग चाहिए था, जबकि होम रूल लीग के नेतृत्व में जो है पूरी की पूरी भारत की जनता जो है वो संलग्न हो चुकी थी तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में। तो ये सही बात है कि इन दोनों के ही परिणाम के फलस्वरूप मोंटेग्यू को जो है, क्योंकि सहयोग चाहिए था भारतीय सैनिकों का, इसलिए उसने ये घोषणा की। तो ये दोनों ही कथन और कारण सही है, और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है। इसके अंदर आंसर ये होगा। 1935 अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या है, तो प्रांतों में द्वैध शासन किसकी विशेषता थी, तो 1919 की विशेषता थी भैया। प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन भी 1919 की विशेषता थी। हाई कमिश्नर की नियुक्ति, ये हाई कमिश्नर की नियुक्ति जो है वो भी हमने 1919 में देखी थी कि भारत सचिव का जो वेतन है वो भारतीय राजस्व से नहीं जाना चाहिए, इसीलिए उन भारत सचिव के कुछ काम जो है वो हाई कमिश्नर जो होता है, वो जो आपके जो एम्बेसडर होता है उसकी नियुक्ति की गई, और इसका वेतन जो भारतीय राजस्व से जाए ऐसी व्यवस्था की गई थी। तो ये भी 1919 की बात है। ये 1935 की बात कर रहा है, तो 1935 में प्रांतों में स्वायत्तता दी गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 4। ठीक है, अब यहां पर देखो कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, कौन सा सही है, तो इस अधिनियम में ब्रिटिश प्रांतों और भारतीय राज्यों ने मिलकर अखिल भारतीय संघ की परिकल्पना की। सही बात है कि ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना कब बात की गई थी, 1935 अधिनियम में की गई थी, यानी कि ये कथन सही है। 1935 अधिनियम में संघीय हिस्सा तब लागू हुआ जब रियासतों ने संघ में शामिल होने के लिए राजी किया गया। ठीक है, ये तो सही बात है कि वो तभी लागू होता है जब रियासतें उसमें शामिल होती, परंतु ऐसा कभी लागू नहीं हो पाया, क्योंकि रियासतों ने तो क्या कर दिया, इसको नकार दिया, यानी कि ये वाला जो कथन है वो गलत है। ठीक है, भारत में केंद्र सरकार का संविधान वही रहा जो कुछ संशोधनों के साथ 1919 के अधिनियम के तहत था। हाँ, तो 1919 के अधिनियम के तहत कुछ संशोधनों के साथ में था, तो देखते हैं इसको ऑप्शन में। 1919 अधिनियम में यथा उपबंधित केंद्रीय विधायिका की शक्ति और कार्य भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक अपरिवर्तित रही। ये सही बात है कि 19
और 19 के अधिनियम और 1935 के अधिनियम 1947 तक जो है वो अपरिवर्तित रहे। ठीक है, तो पहले तो अपन को ये पता लग रहा है कि ऑप्शन नंबर 2 गलत है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आ रहा है, तो ये तो हो गया गलत। ठीक है, फिर बात करते हैं हम कि एक जो है वो 100% सही है, यानी कि ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब 1 और 3 यानी कि जो एक तो सही है, 3 और 4 को देख लो, तो 3 और 4 भी मोटा मोटी सही नजर आ रहे हैं कि 1947 तक जो है ये लागू रहा था, ये सही बात है। और जो है वो भारत का संविधान भी लगभग जो है वो 1919 अधिनियम और 1935 अधिनियम से कुछ मात्रा में मिलता हुआ है, तो इसमें आंसर होगा आपका 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं अपन। ये आरएस 2016 में आया हुआ है, तो क्या है क्वेश्चन कि 1935 की मुख्य विशेषता नहीं है। ठीक, अवशिष्ट विषय जो है वो प्रांतीय विधायकों को आवंटित, क्या अवशिष्ट विषय जो रेजिडरी जो सब्जेक्ट थे, ठीक, क्या वो प्रांतीय विधानमंडल को थे क्या? नहीं, ये तो किसको थे, ये वायस राय को, या यानी कि गवर्नर जनरल जो थे उसको दिए गए थे, ना कि प्रांतीय विधानमंडल को, यानी कि ये पहला ही गलत हो गया, यानी कि आंसर तो इसका यही होना चाहिए। पढ़ लेते हैं। और प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करके केंद्र में लागू किया, और प्रांतों में क्या दे दिया गया था, स्वायत्त शासन दे दिया गया था, ये 1935 में हुआ, यानी कि ये सही है। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, जिसमें कि आपके जो है प्रांतीय देसी रियासतें, तमाम सारे ब्रिटिश प्रांत और जो है आपकी कमिश्नरेट जो थी वो शामिल थी। हालांकि ये कभी अस्तित्व में नहीं आया, क्योंकि जो है रियासतों ने उसको स्वीकार नहीं किया, तो ये भी कथन सही है। प्रांतीय स्वायत्तता का सूत्रपात किया गया, तो स्वायत्तता अपने ऊपर ही देख लिया, तो प्रांतीय स्वायत्तता का सूत्रपात यहाँ पर हुआ, यानी कि इसका आंसर होगा ये कि अवशिष्ट विषय जो है वो तो किसके पास में थे, वायसराय के पास में थे। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत महासंघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? तो ये सही बात है, अभी अपन ने देखा गवर्नर जनरल और वाइसराय के पास में ये शक्तियां थी, यानी कि गवर्नर जनरल इसका आंसर होगा कि महासंघ की अवशिष्ट शक्तियां जो है गवर्नर जनरल को दी गई थी। ठीक है, प्रांतीय विधानमंडल, संघीय विधानमंडल और प्रांतीय गवर्नर नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखो भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है कहता है शासन की संरचना संबंधित निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही है? 1935 के शासन के तहत कौन सा वक्तव्य सही है? यह एक संघीय ढांचे का प्रदान नहीं करता, यह देश को एक संघीय ढांचा प्रदान नहीं करता। देखते हैं, यह संघीय विधानमंडल के लिए मंत्रियों की सामूहिक व व्यक्तिगत जिम्मेदारी का एक संदर्भ था। यह अपने विवेकाधीन कार्यों को छोड़कर, कौन सा सही है वो देखना अपन को, विवेकाधीन कार्यों को छोड़कर उनके कार्यों के संपादन की सहायता और परामर्श के लिए गवर्नर जनरल का मंत्रिपरिषद की संख्या से 10 से अधिक नहीं होना था। उच्च सदन को स्थायी सदन के रूप में नहीं माना गया, जो कि आवधिक विघटन के अधीन था। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है वो पहली बात तो कि संघीय ढांचा नहीं था, तो संघीय ढांचा जो था, ये पहला ऑप्शन तो हो गया गलत। ठीक है, संघीय विधानमंडल के लिए मंत्रियों की सामूहिक व व्यक्तिगत जिम्मेदारी का एक संदर्भ था। संघीय विधानमंडल में मंत्रियों की सामूहिक व व्यक्तिगत जिम्मेदारी के लिए एक विधानमंडल था। ठीक है, अपने विवेकाधीन कार्यों को छोड़कर उसके कार्यों के संपादन के लिए सहायता व परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की मंत्रिपरिषद की संख्या 10 से अधिक नहीं होना। उच्च सदन का स्थायी सदन के रूप में नहीं माना गया, जो कि आवधिक विघटन पर आधारित था। ठीक है, तो इसमें आंसर जो है वो आपके ये वाला होगा कि जो है सामूहिक उत्तरदायित्व का एक संदर्भ था। ठीक है, चलो नेक्स्ट, 1935 अधिनियम में भारत सरकार अधिनियम पृथक निर्वाचन प्रतिनिधित्व किन्हें स्थान नहीं दिया गया? तो 1935 में आपको पता है कि जो है वो दलितों को, महिलाओं को, इनको दिया गया था, यानी कि जो है इनको स्थान नहीं दिया गया। तो हाँ, हालांकि पहले से ही मौजूद था, एंग्लो इंडियनों और सिखों के लिए, तो मुस्लिमों के लिए भी पहले से ही मौजूद था, परंतु पारसियों के लिए जो है वो अभी तक भी प्रावधान ऐसा नहीं किया गया था, यानी कि 1935 अधिनियम तक जो है वो केवल और केवल जो है इनके लिए ही पृथक निर्वाचन पद्धति विद्यमान थी। किस व्यक्ति ने भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में कहा कि वह एक यंत्र व मशीन था जिसमें कई सारे ब्रेक थे, ठीक है, किंतु इंजन नहीं था? तो ये अभी अपन ने पढ़ा है कि ये जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है। ठीक है, 1935 अधिनियम की आलोचना करते हुए एक दास्ता का घोषणा पत्र भी जवाहरलाल नेहरू जी ने ही कहा था कि ये जो है एक दास्ता का घोषणा पत्र है। सिंध को मुंबई प्रांत से कैसे अलग किया, कब अलग किया गया था? अभी अपन ने पढ़ा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ऐसा किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में निहित निर्देश साधनों की 1950 में भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया। तो ये जो निर्देश जो है, निर्देश के साधन जो है वो नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व के रूप में शामिल किया गया।
यानी कि जो विलेख अनुदेश विलेख है उनको नीति निर्देशक डीपीएसपी के रूप में शामिल किया गया। कौन सा भारत में संवैधानिक विकास का कालक्रम बताता है, ठीक है। तो केंद्रीय विधायिका के 2 सदन होने चाहिए। ये कब किया गया, तो ये आपके 1919 के अंदर किया गया। केंद्रीय विधान सभा के लिए निर्वाचन होना चाहिए। संविधान सभा की रचना 1946, ठीक है। केंद्रीय और के मध्य शक्ति का वितरण, तो ये बाद की बात है। केंद्रीय विधानमंडल में निर्वाचन जो है वो आपके देखो 3 नंबर जो है वो सबसे लास्ट में ढूंढना है, तो यानी कि ये दोनों ऑप्शन तो कट गए। यानी कि जो सबसे पहले 2 नंबर जो है ये 1919 के अंदर ही ऐसी बात की गई थी। 1919 1909 के अंदर थोड़ी बहुत बात की गई थी, परंतु निर्वाचन वाली बात तो 1919 के अंदर ही है। केंद्र के मध्य शक्तियों का वितरण जो है वो भी आपके 1919 के अंदर ही बात की गई, ठीक है। 1919 के अंदर ही बात की गई। तो 214 214, ठीक है। तो इसके अंदर जो है आंसर ये होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के संबंध में कौन सा कथन सही है, ठीक है। कौन सा कथन सही है, ठीक है। इसमें 110 धाराएं थी क्या? नहीं, इसमें तो 10 अनुसूचियां थी, ठीक है। और जो है 321 धाराएं थी, तो ये पहला कथन ही गलत हो गया। अधिनियम ऐसे अखिल भारतीय संघ की स्थापना की व्यवस्था की जिसमें प्रांत व देशी रियासतों की इकाइयों के रूप में शामिल हो। देश में प्रांत व देशी इकाइयों की, तो इसमें तो वो भी शामिल थी आपके जो है रेजिडेंट, जो आपकी केंद्र शासित प्रदेश है वो भी शामिल थी, ठीक है। अधिनियम केंद्र व इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन 2 सूचियां, संघीय सूची और प्रांतीय सूची में किया गया, ठीक है। अवशेष शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई, ये तो 100% सही हो गया। यानी कि 4 100% सही है और 1 100% गलत है। तो 1 100% गलत है और 4 100% सही है, तो 2 और 3 में से कोई एक उठाना अपन को। अखिल भारतीय और 2 सूचियां, देखो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो आंशिक रूप से सही है कि अधिनियम में आप देखोगे तो यहाँ पर जो है आपके समवर्ती सूची भी थी, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी जो है आपके प्रांतों देशी रियासतों की इकाइयों के साथ में जो है आपके केंद्र शासित प्रदेश थे, ठीक है। आपके दिल्ली जो है या कुर्ग जो है उस तरीके के जो भी शामिल थे। हालांकि मोटा मोटी जो है अखिल भारतीय संघ वाली बात ज्यादा सही नजर आ रही है, तो हम जो है इसमें 2 और 4 उठा सकते हैं, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, कि इनको सुमेलित करो। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड जो है वो 1909 के अंदर, मॉर्ले मिंटो सॉरी 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 मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड है ये। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड जो है वो आपके 1919, मॉर्ले मिंटो जो है आपके 1909, ठीक है। और जवाहरलाल मोतीलाल नेहरू अभी अपन ने देखा था कि 1928 के अंदर इसकी रिपोर्ट, और जेवीपी समिति जो है वो आपके 1948, ठीक है। तो इसके अंदर आंसर देख लो, 2 के अंदर, बी के अंदर 1, बी के अंदर 1, तो एक ही में आ रहा है, ये आंसर हो गया। ए में 2, ठीक है। तो यही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इसके साथ में होती है आपकी क्लास एंड। अब जो है आप जो है हमारे जो फ्री इनिशिएटिव है उनसे जुड़ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो है आप हमारे सारे पेड कोर्स है उसको भी देख सकते हो। फ्री इनिशिएटिव के तहत हमारे यहाँ पर करंट अफेयर्स की जो है वो क्लास रोजाना आ रही है, ठीक है। आरएसओ और पीएसआई के लिए पूरा सिलेबस जो है वो आपके सामने करवाया जाएगा तेज के प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ आ रही है, क्विज भी आ रही है, ठीक है। मेंस के जो टॉपिक है उनकी न्यूज़पेपर की कटिंग भी आ रही है। फ्री आंसर राइटिंग जो है मेंस की वो भी जो है आपके रोजाना क्वेश्चन आ रहे हैं उसके, ठीक है। स्टैटिक जी के क्विज, करंट अफेयर्स मैगजीन और मंथली मैगजीन जो है वो भी हमारे यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो कोर्सेज है इसको आप जो है अगर आपको पसंद आते हैं तो आप इनको शेयर करिए, ठीक है। जरूरतमंद लोगों तक आपको पहुंचाइए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ठीक है। और आपके द्वारा किया गया एक शेयर हमारा उत्साह को वर्धित कर सकता है। इसके अलावा जो हमारे जो टेस्ट सीरीज है, जैसे फाउंडेशन टेस्ट सीरीज, जो प्रीलिम्स वाली टेस्ट सीरीज है, ठीक है। पीएसआई के लिए जो क्यूबिट है, वो तमाम सारी चीज़ों को आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। जीएस जो आपकी मेंस टेस्ट सीरीज है, जीएस 1 मॉड्यूल है, उनको भी आप जो है स्पेसिफिक वीडियो बनाए हुए हैं उनको देखकर ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। क्लास देखने के लिए आपका धन्यवाद। इसके साथ में आपका ये वाली जो क्लास है वो एंड होती है, और हम नेक्स्ट क्लास में जो है संविधान सभा की बात करेंगे, और संविधान सभा के बाद में फिर अगेन जो है आपके संसद वाले जो चैप्टर है उसके ऊपर लौटेंगे, ठीक है। धन्यवाद। क्लास देखने के लिए आपका धन्यवाद।